नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं बच्चों ग्रेविटेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। मास ऑफ द अर्थ गिवन है आपको, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको यहाँ पर गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ का मास है सपोज कैपिटल एम यहाँ पर, और इसके ऊपर इसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास कितना है, एम है। ठीक, ये अर्थ का सेंटर है और सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ द अर्थ आपको कितना गिवन है यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ है। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द अर्थ है। अब ध्यान से बच्चों चेक करो, हमको पता है अगर टू बॉडीज हैं और दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। एक बॉडी है, इसका मास m1 है, सेकेंड बॉडी है, इसका मास अगर m2 है, और दोनों बॉडीज के बीच का जो दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि फर्स्ट बॉडी कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से दूसरे को, और सेकेंड बॉडी कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से फर्स्ट वाले को अट्रैक्ट करती है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन दिस r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब यहां पे देखिए जरा, यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये अर्थ क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी। m1 की जगह मास m है और m2 की जगह क्या है, मास कैपिटल M है। ठीक, m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यानी कि मास m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 kg, ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, और कैपिटल M यानी कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो आपका अर्थ है, और इसका मास कितना गिवन है आपको, इसका मास गिवन है आपको 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से। ठीक, अब यहां पे एक खास बात है बच्चों, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको आर ही लेना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका तो सेंटर यहां पर है, ठीक, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आप क्यों इग्नोर कर रहे हो। ध्यान से सुनो बच्चों, बच्चे बोलेंगे सर ये वाली डिस्टेंस आप क्यों इग्नोर कर रहे हो। तो बच्चों होता क्या है फिजिक्स में कि देखिए कोई बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, उसको बड़े वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम इग्नोर कर देते हैं। देखो मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस है x है, कितना है, x है, तो ये x जो है भाई कोई ऑब्जेक्ट रखा है अर्थ के सरफेस पे। अब कहां अर्थ का रेडियस, सोचो भाई अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, और किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस, इसके ऊपर सपोज कोई बॉल रखी, अब बॉल का रेडियस इतना छोटा कुछ सेंटीमीटर्स में, वो जो बॉल का रेडियस होगा सपोज x है, ये जो x है ये वेरी वेरी लेस देन क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ से तो बहुत छोटा है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम ऐसा करते हैं, जो बहुत छोटे न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं उनको बड़े वाले न्यूमेरिकल वैल्यू के सामने इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस x को इग्नोर कर देना है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि x इज वेरी वेरी लेस देन r। ठीक, अब कुछ नहीं करना है आपको, आपको दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना लेना है, कैपिटल आर लेना है, बस इसको आप इग्नोर कर दोगे, याद रखिएगा इस चीज को। यानी कि दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा। ठीक है, वैसे होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक आर है, ये इतना आर है, ये देखिए ये यहां से यहां तक कैपिटल आर है, और ये येलो कलर से यहां से यहां तक एक्स है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया दोनों के सेंटर के बीच का, ये अर्थ का सेंटर है और ये बॉल का सेंटर है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस r प्लस एक्स होना चाहिए था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन x इज वेरी वेरी लेस देन r। भाई अब आप खुद समझो, 1 करोड़ रुपए है आपके पास, ये 1 करोड़ रुपए, इसमें अगर आप एक पैसा ऐड करोगे क्या ही फर्क पड़ेगा, तो उस एक पैसे को, 1 पैसे को आप इग्नोर भी तो कर सकते हो, एक कहाँ 1 करोड़ रुपए, कहाँ 1 पैसा, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये वैल्यू आप इग्नोर कर दोगे। ठीक है ना, ऐसा फिजिक्स में आप बार बार करोगे, 11th क्लास में तो कुछ ज्यादा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल ही लेना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब करना कुछ नहीं बच्चों, यहां पे देखिए जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर, ठीक है ना, सो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा कैपिटल जी क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो कैपिटल जी की जो वैल्यू आप एनसीईआरटी में देखोगे ये है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, किलोग्राम की पावर -2, ये सारी बातें मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, अब इसको अगर आप राउंड ऑफ कर लोगे ना, सो कैपिटल जी इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ध्यान दे बच्चे, ये 3 है, 3 को यहां से हटाओगे तो 3 क्या है, 5 से लेस है, 3 क्या है, 5 से लेस नंबर है, तो इसके आगे वाले नंबर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 6.67 इंटू 10⁻11, यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूं, यूनिट आपके सामने लिखी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.6, अब देखो फिर से राउंड ऑफ कर लो, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं ना, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं डेसिमल के 1 प्लेसेस तक, तो लास्ट में क्या नंबर है, 7 है, जो कि 5 से ग्रेटर है। अब जो नंबर है वो 5 से ग्रेटर है, इसलिए हम इसके पहले वाली डिजिट में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 6.7। ओके, 6 में 1 ऐड करेंगे, 7, 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, एंड पर किलोग्राम स्क्वायर, करेक्ट दिस। नाउ
अब ध्यान दें, यहां पे आ जाइए। सो कैपिटल जी की वैल्यू रखो। कैपिटल जी की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, ये रही आपके सामने 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू m1। m1 का मतलब ये वाली जो बॉडी जो अर्थ के सरफेस पर रखी है, इसका मास कितना है 1 किलोग्राम। सो यहां पे हम लिखेंगे 1। ओके, ये m1 की वैल्यू होगी 1 इंटू m2 क्या है, m2 क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, ये रहा आपका m1, ठीक, और ये रहा आपका m2, ठीक। m2 कितना है 6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻24। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट्स में नहीं लिख रहा हूं, यूनिट्स में इसलिए नहीं लिख रहा हूं, चलो मैं लिख के दिखाई देता हूं आपको, है ना। यूनिट्स का भी खेल ही लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। 6.7 इंटू 10⁻11 ये जी की वैल्यू है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी यूनिट लिख लो, कितनी होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इंटू में फर्स्ट बॉडी का मास कितना है 1 किलोग्राम है, इंटू सेकेंड बॉडी का मास कितना है, सेकेंड बॉडी आपकी अर्थ है, सो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके, और डिवाइडेड बाय, ये देखिए आर की जगह हम क्या रखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ। अभी मैंने आपको बताया था, तो आर का स्क्वायर, नीचे क्या करना है, आर का स्क्वायर। अब आर कितना दिया हुआ उसका स्क्वायर कर दो। आर दिया बच्चों आपको क्वेश्चन में कितना, आर दिया आपको 6.4 इंटू 10⁻6। दिस इज आर एंड दिस इज स्क्वायर, सो आर स्क्वायर। एनी डाउट? ओके, नाउ अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। और एक चीज और, नीचे जब रेडियस का स्क्वायर है बच्चों, तो क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर। भाई रेडियस मीटर में, तो रेडियस का स्क्वायर है यानी कि यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो ये वाला मीटर स्क्वायर से ये वाला मीटर स्क्वायर कट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप फोर्स निकालने जा रहे हो, तो फोर्स का यूनिट कितना आना चाहिए, न्यूटन आना चाहिए। और देखो, ये वाला किलोग्राम और ये वाला किलोग्राम, ये मिलकर क्या बना देगा, किलोग्राम की पावर 2, और ये क्या है, किलोग्राम की पावर -2। ठीक, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं पता, देखो किलोग्राम की पावर -2 और ये वाला किलोग्राम की पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 1 है बेस, यहाँ पर किलोग्राम किलोग्राम बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि ये दोनों मिलके बना देंगे किलोग्राम की पावर 2। ठीक, अब देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो -2 और +2, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, -2 + 2 0, यानी किलोग्राम की पावर 0। अब किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिट्स को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये और ये चला गया, बस अब आपके पास यूनिट क्या बच गई, न्यूटन। ठीक है, तो बस मैं आपको दिखाना चाहता था किस तरीके से यूनिट यहां पर आपकी न्यूटन आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए बच्चों, हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। नाउ देखो, ओ ये तो पूरा ही आ गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ से इसको हमने साइड में कर दिया। ठीक, चलो अब देखो कैलकुलेशन कैसे करोगे आप। F इज इक्वल्स टू, ये क्या है 6.7 इंटू 10⁻11, ओके, इंटू, अब ध्यान दो बच्चों, 1 इंटू 6 इज 6 इंटू 10⁻24। ठीक, यूनिट यहाँ पे क्या बच रही है, न्यूटन। तो न्यूटन को मैंने लास्ट में लिख दिया, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, सारे नंबर कवर हो गए। 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू में क्या था, बीच में देखो 1 था, तो 1 इंटू 6 कितना हो गया, 6 हो गया भाई, 1 इंटू 6 6 होता है, तो लिख दिया इंटू 10⁻24। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे देखो बच्चों, ये स्क्वायर 6.4 को भी मिलेगा और 10⁻6 को भी मिलेगा। 6.4 का स्क्वायर यानी कि 6.4 इंटू 6.4, ठीक है ना बच्चों। ये जो स्क्वायर लगा है, ये 6.4 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻6 का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। 6.4 का स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 2 मत कर देना, 6.4 इंटू 6.4, ठीक। और 10⁻6 का मतलब, 10⁻6 का स्क्वायर करने का मतलब है कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 6 2 कितना हो जाएगा 12, सो 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। सो 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻12 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों, इसको हम यहां से हटा देते हैं, आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखो, यहां से आ जाएगा F इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो बच्चों, ये जो नंबर है आपस में इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। 6.7, ओके स्टूडेंट्स, 6.7 इंटू 6, और देखो ये देखो 10⁻11 है और 10⁻24 है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 10⁻11 + 24। ओके स्टूडेंट्स, बेस सेम है, पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, 10⁻11 + 24। नीचे इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे 6.4 इंटू 6.4 तो है ही है, 6.4 इंटू 6.4 तो है ही है, इंटू में 10 टू द पावर क्या है 12 है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो अब आप एक काम करो, 6.7 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, करके कोई फायदा है। एक काम करो, देखो ये वाले पॉइंट को इस पॉइंट से हटा दो, ठीक, और मैं दिखा रहा हूं आपको, ये बचेगा 67 आपके पास, इंटू में यहाँ पे 6 बचेगा, इंटू में
अब देखो 24 माइनस 11 कितना होता है, 4 माइनस 1 3, यानी कि 10 की पावर पीछे यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1 होता है, यानी कि भाई देख लो ना 24 माइनस 11, 24 पॉजिटिव है, 11 नेगेटिव, 24 माइनस 11 कितना होता है 13, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 6.4, देखो नीचे ये हो जाएगा आपका 64, ठीक, और इंटू में 6.4, ओके। सो इंटू में ये हो गया क्या आपके पास 10 की पावर 12, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ अब ध्यान दो, अब ध्यान दो बच्चों, देखो यहां से आप कैंसिल कर सकते हो थोड़ा सा, 2 3 जा है ना, और 2 3 जा 6, और 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, ठीक, ये हो गया। अब ध्यान दें, ये हो जाएगा आपके पास कितना 67 इंटू में 3 हो गया, इंटू में, अब ध्यान दो यहाँ पे देखो 10 की पावर 13 और 10 की पावर 12 है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 12, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवीजन में चल रहा है, 10 की पावर 13 ऊपर है, 10 की पावर 12 नीचे है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर इसमें सब्ट्रैक्ट, भाई समझ रहे हो ना, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डिवीजन में, 10 की पावर 13 माइनस ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे 10 की पावर 10 टू द पावर 13 माइनस 12, यानी कितना आ जाएगा 10 की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और 10 की पावर 1 का क्या मतलब होता है 10 होता है, सबको पता है 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 10 होता है, ओके। सो ये बन गया आपका, ये दोनों मिलकर 10 10 बन गया आपका, ठीक है ना। अब नीचे क्या बच गया, नीचे आपके पास बच गया 32 इंटू 6.4, ओके स्टूडेंट्स, सो 32 इंटू 6.4 ये आपके पास बच गया, ठीक। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, देखो यहां से आप पॉइंट हटाओगे, ठीक, तो यहां नीचे क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक, और ये वाला 10 कहां चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 67 इंटू 3 इंटू में 10, और ये वाला 10 चला जाएगा ऊपर, तो इंटू में 10, एक 10 ये वाला था, और ये नीचे वाला 10 कहां चला गया, ऊपर चला गया। अब नीचे कौन कौन से नंबर बचेंगे, नीचे बचेगा 32 इंटू 32 इंटू में क्या बचा 64 बचा, 32 इंटू में 64 बचा, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो देखते हैं क्या होता है, देखो यस एक काम करते हैं, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो उसको आप कैंसिल कर देते हो, या फिर एक काम करो इन तीनों नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 10 को ऐसे ही रहने दो, बताता हूँ मैं आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, ओके। सो नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए, देखिए अब यहां से देखिए, चलिए 67 इंटू 3, 67 इंटू 3 कितना होता है, 3 7 जा 21, 2 3 6 जा 18 प्लस 2 कितना होता है 20 होता है, ठीक, 201 आ गया, तो 67 इंटू 3 कितना हो गया 201, 201 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2010, भाई इसको 10 से करो 2010, तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे आपके पास 2010, है ना, अपॉन में कितना है, अपॉन में 32 इंटू 64 है, ठीक। सो 32 इंटू 64 कितना होता है, इसको हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए, और साथ में ये वाला 10 अभी बचा हुआ है तो इसको साथ में इंटू करके हम लिख देते हैं, ठीक। अब 32 इंटू 64 कितना होता है, यानी कि 64 इंटू 32, देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, उसके बाद 3 4 ज़ा 12, 1 3 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, सो 8 2 प्लस 2 4, 9 प्लस 1 10 1 2, सो 2048 आ रहा है नीचे आपके पास, ठीक है ना, 2048 आ रहा है नीचे। मैंने सोचा था कि ये 2010 इससे बड़ा हो जाएगा बट नहीं हो पा रहा है, तो अब आपको 10 को भी इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20100, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके आगे एक और जीरो लग जाएगा, 2010 इंटू 10 20100 डिवाइडेड बाय 2048। अब करना कुछ नहीं, ले जाके सीधे डिवाइड कर दो, वैसे अगर आपको 2 से कैंसिल करना हो तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बोलूँगा सीधे उठा के डिवाइड कर दो, खत्म, ठीक है, वैसे भी डेसिमल में आना है, ठीक है ना, वैसे भी डेसिमल में आना है, उठा के डिवाइड कर दो। सो 20100 इसको उठा के आप डिवाइड कर दो सीधे किससे 2048 से, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका जाएगा बच्चों 9 टाइम्स, ओके, सो 9 टाइम्स, सो 2048 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, चेक कर लीजिए, 8 9 जा 72, या 9 8 जा 72, 7 4 9 जा 36, 36 प्लस 7 43, ठीक है, 4 जाएगा, 9 0 ज़ा 0 प्लस 4 4 9 2 ज़ा 18, ये लीजिए 18,432। अगर आप 10 टाइम्स तो ले नहीं जा सकते हो, 9 टाइम्स ही ले जाओगे तो ये आ जाएगा 18,000 कितना हो रहा है 432, माइनस करिए, 10 माइनस 2 होता है 8, यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 3 होता है 6, यहाँ से 1 चला गया होगा तो यहाँ 0 बचेगा, फिर यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 माइनस 4 6, फिर यहाँ बचा होगा कितना 9, 9 माइनस 8 होता होगा 1, ठीक है, ये देखिए 1 6 6 8। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ डेसिमल लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप 24808 टाइम्स शायद जाएगा, चेक कर लो, ठीक।
देख लीजिए 2048 इंटू 8 जब आप करोगे तो यहाँ से 8 8 का कितना होता है 64, 6 जाएगा, 4 8 32 प्लस 6 38, 3 जाएगा, 800 प्लस 3 3 8 2 16, 16,384, सो 16,384 आ गया। 10 माइनस 4 क्या होता है 6 होता है, यहाँ 7 बचेगा, 17 माइनस 8 होता है 9, यहाँ बचेगा 5, 15, 5 माइनस 3 होता है 2 और 6 माइनस 6 ये 296 बच गया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, डेसिमल की हेल्प से आपने 0 लगा दिया, ठीक है। अब ये 1 टाइम जाएगा आपका, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 2048 आ जाएगा, 10 माइनस 8 2 होता है, और यहाँ से 5 माइनस 4 1, 9 माइनस ये आ गया, ठीक है। बस यहीं पे छोड़ देंगे, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक निकाल लिया हमने आंसर, और उसको हम राउंड ऑफ करेंगे डेसिमल के 1 प्लेस तक, ओके। सो यहाँ से देखेंगे अगर आप लोग, सो आंसर आ रहा है आपका कितना 9.81। अब बच्चों देखो लास्ट में नंबर क्या है 1 है, और 1 क्या है, 1 क्या है आपका, ये जो 1 है ये 1 इज लेस देन 5 है ना, 1 क्या है 5 से लेस है, तो लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 से लेस है, तो जब भी लास्ट वाले नंबर को हम हटाते हैं और 5 से छोटा होता है तो इसके आगे जो नंबर है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, तो ये 8 एज इट इज रहेगा, यानी कि 9.8। भाई लास्ट वाला नंबर 1 है, 5 से छोटा है, अगर लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा होता तब हम 8 में 1 ऐड कर देते, 8 प्लस 1 9 कर देते, तो 9.9 आ जाता। लेकिन अभी लास्ट वाला नंबर 1 है, 5 से छोटा है, तो इसके पहले वाले यानी कि 1 के पहले वाले नंबर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 9.8, और फोर्स निकाल रहे थे तो यूनिट क्या बची थी न्यूटन। तो इस तरीके से बच्चों अगर कोई 1 किलोग्राम की बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखी है तो उस बॉडी पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है 9.8 न्यूटन है, ठीक। ये आपका आंसर है। अब इसी में आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, ध्यान से चेक करो बच्चों, किसी बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता था याद करिए, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी, नहीं पता, वेट इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू जी होता है, ठीक है ना। अब वेट होता क्या है सोचो, वेट वही फोर्स होता है जिस फोर्स से, वही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। भाई वेट क्या होता है बॉडी का, वेट वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब बताओ अगर 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा था तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, 9.8 न्यूटन का लग रहा था, अभी आपने निकाला, यानी कि इसका वेट भी कितना होना चाहिए, किसका, जो 1 किलोग्राम की बॉडी अर्थ के सरफेस रखी उसका वेट भी कितना आना चाहिए 9.8 न्यूटन। आइए दिखाते हैं, मास कितना दिया हुआ है देखिए बॉडी का 1 किलोग्राम, तो m की जगह 1 रखेंगे, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है जनरली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं, जी का वैल्यू याद है आपको, ठीक। तो जी की जगह आप 9.8 रखोगे तो आंसर आपका वेट किस में आ जाएगा न्यूटन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 इंटू 9.8 न्यूटन, ये देखिए तो बॉडी का वेट भी कितना आ रहा है 9.8 न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तरीका है, मतलब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करने का ये भी एक तरीका हो सकता था। देखो हमने इसको F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे अर्थ का मास और ऑब्जेक्ट का मास रेडियस वगैरह सब कुछ दे रखा था, तो वो चाहते थे कि आप पूरा कैलकुलेशन उनको करके दिखाओ, जो कि आपने करके दिखाया, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में आपको अर्थ का मास नहीं दे रहा है एग्जाम में और अर्थ की रेडियस नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इस बॉडी का वेट निकाल दो, बस खत्म, W इज इक्वल टू m इंटू जी से, ठीक। वेट निकाल दो, कितना आ जाएगा 9.8 न्यूटन। फिर आप बोलोगे कि भाई देखो बॉडी का वेट क्या होता है, बॉडी का वेट वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक। सो ये अर्थ है और अर्थ पे ये 1 किलोग्राम का मास रखा है, ठीक है ना। तो इस बॉडी का जो वेट है जो आपने निकाला यही क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा 9.8 न्यूटन। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है द अर्थ एंड द मून अट्रैक्ट्स टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन और स्मॉलर द सेम एज द फोर्स और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। देखो कह रहा है आपको क्वेश्चन में अर्थ और मून है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए ये क्या है आपका अर्थ है, ठीक, और स्टूडेंट्स इसी तरीके से ये आपका मून है, ठीक है ना। ये देखिए मून का डायग्राम बना लेते हैं, मून थोड़ा छोटा होगा, ये मून है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या हो रहा है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये अर्थ का सेंटर है और ये मून का सेंटर है, इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सेंटर टू सेंटर दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज क्या है कैपिटल आर है, ठीक है, या स्मॉल आर भी आप बोल सकते हो। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर है या कैपिटल आर, आप कुछ भी ले सकते हो। दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक। अब मान लो अर्थ का मास है कैपिटल एम, ठीक, और मून का मास कितना है स्मॉल एम, या फिर आप एक काम कर सकते हो अर्थ के मास को m1 मान लो और मून के मास को आप m2 मान लो, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे मास m1 और यहाँ पे मास m2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब
हमसे ये पूछा है कि ये बताओ कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हमें भी पता है क्योंकि इसके पास मास है, इसके पास भी मास है। अगर दो बॉडीज के पास मास होते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक स्पेशल फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और सुनो, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, ये इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। मतलब समझो, जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही होगी, अर्थ मून को ऐसे अट्रैक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, कितने फोर्स से? एफ ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो मून भी क्या कर रहा है, ये मून भी क्या कर रहा है, इस अर्थ को ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से? एफ फोर्स से ही। पता है, तो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। ठीक है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है। और आपको क्वेश्चन में यही बोला है, क्या? डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद अ फोर्स दैट इज ग्रेटर देन और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। कह रहा है कि अर्थ जो है मून को क्या उस फोर्स से, ग्रेटर फोर्स से, या उस फोर्स के इक्वल या उस फोर्स से लेस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी जितने फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है। मतलब मून जितने फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, क्या अर्थ भी उतने ही फोर्स से मून को अट्रैक्ट करेगी? या अर्थ ज्यादा, अर्थ का मास ज्यादा है तो वो आपको फील दे रहा है, कह रहा है क्या अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी मून के ऊपर, या उससे कम लगाएगी, या इक्वल लगाएगी? तो जवाब है इक्वल लगाएगी। ठीक, क्यों? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बच्चों अगर आपको याद हो, सुनो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, फोर्स exerted by the moon on the earth, सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि मून जो है वो अर्थ को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, मून अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा है? तो आपने क्या पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? आपने पढ़ा था कि भाई देखो, अगर दो बॉडीज के पास मास है तो किसी भी एक बॉडी को ले लो, मान लो इसको ले लिया, मून को ले लिया, मान लो हमने किसको ले लिया? मून को ले लिया, ठीक है ना, और ये हमने अर्थ को ले लिया, मान लो हमने मून को ले लिया, ठीक है ना। तो जो बॉडी है कोई भी, लेट अस से मून, तो ये सामने वाले बॉडी पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी? उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता था वो दो बातों पे डिपेंड करता था। क्या? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ दीज टू बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। इसका मास कितना है? m2, इसका मास कितना है? m1। तो इनका प्रोडक्ट ले लो, यानी कि इनकी मल्टीप्लीकेशन ले लो, m1 इंटू m2। ये पहली बात। और दूसरी बात उसने बोला था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि f इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर बोल दो, या f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, ये रिलेशन 1 है और ये रिलेशन क्या है? 2 है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, कंबाइन करना आता है फिजिक्स में, कैसे कंबाइन करते हैं? कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग रिलेशन 1 एंड 2 कैसे कंबाइन करते हैं फिजिक्स में? रिलेशन को लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा रहता है उसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और राइट हैंड साइड में जो लिखा रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 m2 इंटू 1/r स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और ये प्रोपोर्शनेट का साइन हटाओगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। सो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये फोर्स है, ठीक है, जो किसने लगाया? मून ने। फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन द अर्थ, इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, ठीक है। अब सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अगर हम कैलकुलेशन करें किसकी, और हमने यहां लॉ कौन सा लगाया? अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दो बातें होती हैं, आपको याद होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब देखिए सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कहीं साइड में लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कहीं, यहाँ तो दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, चलो सिमिलरली यहाँ पे सिमिलरली बच्चों फोर्स, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ लेना, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, FEM, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, मतलब अर्थ कितना फोर्स लगाएगी मून के ऊपर, ठीक है ना। ये अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स, सो कितना आ जाएगा देखते हैं। ये जो फोर्स होगा इस बार, ये फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट पे। तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? m1 m2, और उसके बाद ये फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट। फिर से ना तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदलेगी, वही है r है, और ना तो ऑब्जेक्ट का जो मासेस है उनके प्रोडक्ट बदलेंगे। ओके, सो रिलेशन 1 और 2 को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको एज इट इज रिजल्ट मिलेगा जैसा आपको पहले मिला था, यानी कि F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और यहां पे नीचे हम क्या लिखेंगे? नीचे हम लिखेंगे EM मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आप देख लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ भी उतना ही आ रहा है, एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून भी उतना ही आ रहा है, ठीक है ना।
सो we can see here न्यूमेरिकली हम देख सकते हैं, मैथमेटिकली हम देख सकते हैं कि FEM इज इक्वल्स टू FME, यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज इक्वल्स टू फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ, बोथ आर इक्वल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम, भाई दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है ना, G m1m2/r², यहाँ पे देखो G m1m2/r², ठीक है ना, तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अर्थ मून को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगी जितने फोर्स से मून अर्थ को कर रहा है। इस कंफ्यूजन में मत पड़ जाना कि अर्थ का मास बड़ा है तो वो मून पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, नहीं, इस बात में आप मत पड़ जाना, ठीक है। और एक बात और बताता हूं आपको, पता है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है, पता है आपको? न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता था कि जब कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाती तो दूसरी वाली भी रिएक्शन देती है उसको उतना ही, तो वही तो हो रहा है। मून ने इसको अट्रैक्ट किया F फोर्स से, तो अर्थ भी इसको उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो देखो ये दोनों जो फोर्स हैं, ठीक है, ये क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। क्या पढ़ा था एक्शन रिएक्शन रो में कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, टू डिफरेंट बॉडीज पे वर्क करेंगे, याद है? तो चेक कर लो, ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये रहा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ G m1m2/r², ठीक। ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है अर्थ के ऊपर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? फोर्स एक्सर्टेड बाय द, हाँ कहाँ गया? फोर्स एक्सर्टेड बाय, ये वाला, पहले ये वाला फोर्स देखो, ये वाला, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून ऑन द अर्थ। मून इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, इतने फोर्स से, G m1m2/r² से। इसी तरीके से अर्थ मून को इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है, एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। कितना आया था? G m1m2/r²। तो देखा ये दोनों फोर्स क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। यस सर, इक्वल मैग्नीट्यूड है, जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही इसका है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक। उसके बाद दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे है तो एक ऐसे, और दोनों अपोजिट बॉडीज पे लग रहे हैं। एक तो मून पे लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है? अर्थ पे। यानी कि आपको ये समझना चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस टू डिफरेंट बॉडीज पे लगते थे, यही पढ़ा था हमने। और सुन लो, दोनों के नेचर सेम होने चाहिए। आई रिपीट, जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है उनके नेचर सेम होने चाहिए। यहाँ पे दोनों का नेचर कैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से होता है, पढ़ा है आपने, ठीक। तो बस मास की वजह से फोर्सेस है। ओके, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे एग्जाम में? ये सब अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप फटाफट एक्सप्लेन कर सकते हो, 2 मिनट लगते हैं। नहीं एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप सीधे लिख देना। बस मैं आपको समझा रहा था इसलिए मैंने आपको बताया। देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास, ठीक है, ऑब्वियसली 2 ऑब्जेक्ट बोल दिया तो ऑब्जेक्ट के पास मास तो हो गई है ना। 2 ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इक्वल फोर्सेस से, जितना ये उस पर लगाएगा उतना ही उस पर लगाएगा, लेकिन ये फोर्स कैसे होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे, ठीक। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल फोर्स with the moon attracts the earth, ठीक है। तो यहाँ थ्योरी के फॉर्म में हमने लिख दिया है कि अर्थ मून को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगी जितने फोर्स से मून किसको करता है? अर्थ को। ये तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है, लेकिन क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा मैथमेटिकली करना भी बनता है। तो इस तरीके से आप बच्चों इसको अगर दिखा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं दिखाना है तो बस आप थ्योरी लिख सकते हो। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? देखिए, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा, जिन लोगों ने लास्ट क्वेश्चन नहीं देखा, देखो आपको पता है ये अर्थ है और ये क्या है? मून है। ओके स्टूडेंट्स, अर्थ का मास सपोज m1 है और मून का मास सपोज m2 है, ठीक है। ये मून छोटा होता है ना, थोड़ा मून का मास कम होता है तो छोटा दिखाया मैंने, ठीक है ना। ये अर्थ है और ये क्या आपका मून है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर कितना है, स्मॉल आ रहा है या कैपिटल आ रहा है, तो क्या होता है? देखो, अर्थ क्या करेगी? अर्थ एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी किसके ऊपर? मून के ऊपर। कितना फोर्स? F फोर्स। और ये जो F फोर्स होता है इसको क्वांटिफाई किया था अभी हम लोगों ने, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होता है Gm1, यानी कि इस फोर्स की वैल्यू होती है Gm1m2/r², ये होता है। और जब अर्थ मून के ऊपर एक्शन करती है तो मून भी एक रिएक्शन देता है अर्थ को, यानी कि मून भी उतने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक। सो ये दोनों फोर्स क्या होते हैं? इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना। ये बात हमें पता है। तो अब सवाल ये कर रहा है आपसे कि ये बताओ कि अगर मून, देखो अर्थ तो मून को अट्रैक्ट करती है और रिएक्शन में मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो कह रहा है कि अच्छा, इतना सब लोग को पता होगा, एक बात तो सबको पता होगी कि भाई ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है और ये मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये मून है इस तरीके से एक फिक्स ऑर्बिट में, इस तरीके से मून इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। यानी कि मून क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि मून में तो एक्सक्लेरेशन है, सुन लो, मून में तो कुछ ना कुछ एक्सक्लेरेशन है। अब जिन्होंने क्लास करी होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हमारी, थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं, ध्यान से चेक करिए। ये देखिए, जो मून को, ये जो अर्थ है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना,
तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको हम सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स। ये कोई नया फोर्स नहीं है ना, ना ना ना, ये कोई नया फोर्स नहीं, ये वही वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जो अर्थ मून के ऊपर लगा रही है। यानी कि यही ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ड्यूटी करता है? एफसी की। एफसी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स, ठीक है। सीधे शब्दों में आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो और सेंटीपिटल फोर्स भी आप इसको बोल सकते हो। तो अगर कहीं पे फोर्स है, अगर कहीं पे फोर्स है तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो यहां पे देखो एफ अपॉन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। यानी कि अगर कहीं पे फोर्स है तो पक्का एक्सेलरेशन होगा, यानी कि इस मून के ऊपर एक एक्सेलरेशन लगता है तो मून एस्केलेट होता है और इसको हम सेंटीपिटल एस्केलेशन बोलते हैं। ये टुवर्ड द सेंटर होता है, यानी कि मून पे तो एस्केलेशन लग रहा है, ठीक है, तो मून एस्केलेट हो रहा है और मोशन कर रहा है, ठीक है। अब उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, सब कुछ मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ाया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं बस कि अर्थ ने मून पे जब फोर्स लगाया तो भाई मून एस्केलेट हो गया, तो भाई मून भी तो अर्थ पे फोर्स लगाता है, तो अर्थ क्यों नहीं मूव करती है? अर्थ को भी एस्केलेट हो जाना चाहिए था। या तो अर्थ क्या करे? मून के चारों तरफ घूमने लगे, और या तो अर्थ मून की तरफ चले जाए। वो तो डिपेंड करता है एस्केलेशन की डायरेक्शन कहां आ रही है। मोटी मोटी बात यह है कि अर्थ में क्या कोई एस्केलेशन पैदा होता है? भाई जब भी फोर्स होगा तो एस्केलेशन तो होगा। तो क्या अर्थ में कोई एस्केलेशन पैदा होता है? अगर अर्थ में एस्केलेशन प्रोड्यूस होगा तब तो वो एस्केलेट होगी और मूव करेगी टुवर्ड्स द मून या मून के चारों तरफ। तो आइए जरा देखते हैं, सुनो ध्यान से बच्चों। आपको पता है कि ये एस्केलेशन अगर फोर्स कांस्टेंट हो, दिए गए फोर्स के लिए एस्केलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। यहां से देख लो ए इज इक्वल टू क्या है? एफ बाय एम है, ठीक। सो एस्केलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मास ज्यादा होगा तो एस्केलेशन क्या होगा? कम होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर मास कम होगा तो एस्केलेशन ज्यादा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो जरा, मून का मास तो बहुत कम है भाई, ध्यान से सुनो, मून के ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, अर्थ के ऊपर भी उतना ही फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो कांस्टेंट है, यहां पे फोर्स कांस्टेंट है। अब आपको जाके ये चेक करना है कि जिस बॉडी का मास कम है उस पर ज्यादा एस्केलेशन लगेगा, जिसका मास कम है वो ज्यादा एस्केलेट हो जाएगी। येलो वाला कलर देखो, मास कम एस्केलेशन ज्यादा, तो मून का मास कम है तो वो तो एस्केलेट हो जाएगा। अब अर्थ का क्या? अर्थ पे भी उतना ही फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है। ध्यान से चेक करो बच्चों, अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है। ये देखिए बहुत ज्यादा होता है अर्थ का मास, तो अर्थ में तो एस्केलेशन बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि लगभग वो जीरो के आसपास होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो के आसपास होगा, ठीक है ना। तो इसलिए एस्केलेशन बहुत कम प्रोड्यूस होता है अर्थ में, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक। तो अर्थ का जो एस्केलेशन है कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होता होगा, बट इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। तो इसलिए एस्केलेशन लगभग जीरो के इक्वल है जो अर्थ में प्रोड्यूस होता है, तो अर्थ मूव नहीं करेगी, बस खत्म, ठीक। ओके, इस चीज को आप ऐसे फील कर सकते हो बच्चों। मान लो मैंने आपको यहां पर देखिए एक नंबर दिया 1 अपॉन और नीचे बहुत बड़ा नंबर रख दिया। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो जो मास है अर्थ का वो है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक, लगभग। तो यहां पे अगर हम मास रखेंगे अर्थ का 6 इंटू 10⁻24, अब बताओ 1 अपॉन मास ऑफ द अर्थ हमने रखा, तो 1/6 इंटू 10⁻24। जब इस पूरे नंबर को सॉल्व करोगे, पता है, कैलकुलेटर से कर लो, ठीक है, ये आएगा लगभग, पता है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.00000000, ऐसा बहुत बड़ा सा नंबर आएगा 0.000, जो कि लगभग जीरो के इक्वल होगा। अब समझे एस्केलेशन अर्थ में कितना होगा? जीरो प्रोड्यूस होगा। बस अब इसी बात को आपको एग्जाम में एज अ थ्योरी लिख देना है बच्चों, क्या कि द अर्थ एंड द मून एक्सपीरियंस इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम ईच अदर। मतलब अर्थ मून के ऊपर जितना फोर्स लगाता है, मून भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है। हाउएवर द मास ऑफ द अर्थ इज मच लार्जर देन द मास ऑफ द मून, ठीक है। हालांकि हम बताएंगे एग्जाम में कि भाई मास ऑफ द अर्थ जो है वो मून से बहुत ज्यादा होता है, मून के मास से अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। हेंस इट एस्केलेट एट द रेट लेसर देन द एस्केलेशन रेट ऑफ द मून टुवर्ड्स द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए क्या लिखा है, हेंस इट एस्केलेट एट द रेट लेसर देन द एस्केलेशन रेट ऑफ मून टुवर्ड्स द अर्थ। मतलब मून अर्थ की तरफ जितना एस्केलेशन महसूस करता है, मतलब मून पे जितना एस्केलेशन लगता होगा, मून में जितना एस्केलेशन प्रोड्यूस होता है, उसके कंपैरिजन में अर्थ में बहुत कम एस्केलेशन प्रोड्यूस होता है। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। However, it का मतलब अर्थ एक्सलेट एट द रेट लेसर देन द एस्केलेशन रेट ऑफ द मून टुवर्ड द अर्थ। फॉर दिस रीजन द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द मून। ओके, तो इस तरीके से मून जो है वो अर्थ, मून बोल रहा हूं वेरी सॉरी, इस तरीके से जो अर्थ है वो मून की तरफ मून की तरफ मूव नहीं करती है, या मून के चारों तरफ मूव नहीं करती है। मतलब अर्थ में एस्केलेशन लगभग जीरो होता है। ओके, नोट कर लीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ। अब ये 3 केसेस हैं, 3 केस एक एक करके मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो आपको कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ। अब देखो बच्चों, टू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे डायग्राम बना के इस सवाल को हम करेंगे। ठीक, सबसे पहले एक जनरल केस ये है कि मान लो कोई बॉडी है, इसका मास कितना है m1 है। ठीक, और जो सेकंड बॉडी है इसका मास कितना है m2 है। ओके स्टूडेंट्स, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है r है। ठीक है, तो इस टाइम इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, यानी कि फर्स्ट वाली बॉडी दूसरे को कितने से अट्रैक्ट करेगी या दूसरी वाली बॉडी फर्स्ट को कितने फोर्स से, कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा F इज इक्वल्स टू जी m1 m1 इंटू m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये सबको पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक, तो ये एक जनरल बात है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करता क्या है। फर्स्ट पार्ट में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों कितना करता है, देखो ये ओरिजिनल कंडीशन है, मतलब ये ओरिजिनल स्थिति है कि अगर दो मास m1 m2 r डिस्टेंस पे रखे हो तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सबको पता है। अब इस सिस्टम में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। क्या, कभी फर्स्ट बॉडी का मास डबल कर देंगे, कभी दोनों बॉडी का मास डबल कर देंगे, कभी दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ कर देंगे, कभी दोनों के बीच का डिस्टेंस 1/3 कर देंगे, या कभी दोनों के बीच का डिस्टेंस डबल कर देंगे। तो कहेंगे कि बोलेंगे आपसे न्यू फोर्स कितना होगा ये बताओ। तो देखो इसको कैसे बताते हैं, पहले पार्ट 1 लेते हैं, पहले ये डायग्राम अलग से बना लो। ठीक, अब पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 में क्या बोला आपको उसने, कह रहा है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड। एक ऑब्जेक्ट का मास उसने क्या कर दिया, डबल कर दिया। हाँ, अब आप मर्जी, आप किसी का भी मास डबल कर दो, चाहे m1 को डबल कर दो चाहे m2 को, एक बॉडी का करना है। ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। तो डायग्राम बनाओगे कैसे, मान लो मैंने m1 का मास कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये लीजिए बच्चों, पहले मास m1 था, m1 को आप डबल कर दो, दोनों मासेस को डबल मत करना, किसी एक को डबल कर दो, चाहे m1 को डबल कर दो चाहे m2 को डबल कर दो। ठीक, सो मान लो मैं m1 को डबल कर रहा हूं तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स। बेटा डबल करने का क्या मतलब होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। ठीक, तो m1 का मास कितना हो जाएगा 2m1। ठीक है, m2 को नहीं डिस्टर्ब करना है, वैसे ही रखना है, उसका मास अभी भी उतना ही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको फिक्स रखना है, कोई भी डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है पार्ट 1 में। ठीक, सो डिस्टेंस कितना है, अभी भी r है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो न्यू फोर्स होगा बच्चों, F न्यू, ठीक, ये जो न्यू फोर्स आप निकालने जा रहे हो, फॉर्मूला तो आपका वही लगेगा, क्या, कैपिटल G, फिर क्या होता है फर्स्ट बॉडी का मास इंटू सेकंड बॉडी का मास डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अब सुनो बच्चों, इस बार कैपिटल G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G तो ऐसे ही रहेगा, m1 की जगह आप क्या रखोगे, 2m1। फर्स्ट बॉडी का मास कितना रखोगे, 2m1, तो ये हो जाएगा G 2m1, G इंटू 2m1, ये फर्स्ट बॉडी का मास है, इंटू सेकेंड बॉडी का मास m2 और अपॉन में r स्क्वायर। बताइए क्या किया, कोई बच्चों कुछ भी यहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है, जो न्यू फोर्स है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही लगाया है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन जी m1 क्या होता है, फर्स्ट बॉडी का मास। अब फर्स्ट बॉडी का मास डबल हो गया, यानी कि m1 की जगह 2m1 रखोगे बस, और सेकंड बॉडी का मास वैसे ही रहा है, यानी कि सेकंड बॉडी की जगह आप सेकंड बॉडी का मास m2 रखोगे बस, अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, अब सुनो यहां से आप क्या करोगे, ध्यान दे बच्चे, देखो ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई में सबसे आगे लिख लो, इसको जब सबसे आगे लिखोगे तो 2 इंटू क्या बचेगा आपके पास, जी m1 m2, सो जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यही बचेगा। अब ये चीज क्या है, देखिए बच्चों ये चीज क्या है, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 थी, तो इक्वेशन नंबर 1 से जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर की जगह आप f रख सकते हो। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 इंटू, और ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है आपका f है, ये लीजिए, यानी कि बच्चों जो न्यू फोर्स है वो 2 टाइम्स ऑफ द पुराना वाला फोर्स, जितना फोर्स था उसका डबल हो जाता है। चेक कर लो, f न्यू कितना आ गया, 2f आ गया, तो यहां से आ गया आपके पास f न्यू, यानी कि जब न्यू फोर्स लगेगा, जो न्यू फोर्स होगा वो पुराने वाले फोर्स का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, सो न्यू फोर्स इज द डबल ऑफ द प्रीवियस वन। ओके, सो पार्ट 1 का जो आंसर है, ठीक, वो कितना हो जाएगा, द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, देन द न्यू फोर्स विल बिकम डबल, फोर्स विल बिकम डबल, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, इतना नोट करो, नोट कर लो बच्चों। अभी इसी में एक चीज और करके दिखाता हूं, नोट कर लीजिए। अब पार्ट 1 में ही मान लो बच्चे कह रहे हैं सर अगर आप फर्स्ट बॉडी का मास डबल ना करके सेकंड वाली का डबल कर देते, हाँ भाई कर सकते हो, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से, फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन दूसरे तरीके से, देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब आपने क्या कहा, आपने कहा सर एक काम करो सर, है ना, फर्स्ट वाली बॉडी को, क्योंकि उसने क्या बोला आपको कि दोनों में से एक ही बॉडी का मास डबल करना है, तो फर्स्ट वाली बॉडी का मास m1 रखा और सेकंड वाली का डबल कर दिया। सेकंड वाली बॉडी का मास पहले कितना था m2, अब हमने कर दिया 2 इंटू m2, यानी कि 2 इंटू m2 डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस उतना ही है, यानी कि r है। अब फोर्स कितना होगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लीजिएगा, F न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जी इंटू m1, m1 की जगह m1 रखेंगे, इंटू m2 की जगह क्या रखेंगे 2m2, बस
भाई सेकंड बॉडी का मास कितना हो गया 2 × m2, सेकंड बॉडी का मास 2 × m2 रख दिया, ये लीजिए, और अपॉन में r²। ठीक, अब करना कुछ नहीं, ये वाला 2 आगे आ जाएगा और बचेगा क्या Gm1m2 अपॉन r²। क्या बचेगा Gm1m2 अपॉन में r²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है Gm1m2 अपॉन r², किया अब इनटू में f लिख सकते हो, फिर से उतना ही आ गया, f न्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस फोर्स, जितना फोर्स पहले था एक मास को डबल करने से फोर्स डबल हो जाता है, और होगा भी क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ये बात हमने पढ़ा है। ठीक, तो ये पार्ट 1 आपका हो गया सवाल। अब पार्ट 2 देखते हैं बच्चों। पार्ट 1 को करने के दो तरीके थे, चाहे आप फर्स्ट बॉडी का मास डबल कर दो, चाहे आप सेकंड बॉडी का मास डबल कर दो। ठीक, नाउ सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, डबल वाला आंसर देना है, फिर आपको ट्रिपल वाला आंसर देना है। ठीक, तो ध्यान दो क्या कर रहे हैं, देखो ये फर्स्ट बॉडी का मास m1, मास इस बार नहीं चेंज किया है, और सेकंड बॉडी का मास भी कितना है m2। ठीक है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस पहले कितना था r था, अब क्या कर दिया 2r कर दिया, डबल कर दिया। पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से, क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि हमने क्या करा इस बार डिस्टेंस को डबल कर दिया। ओके, सो कर दीजिए डिस्टेंस को डबल, ये m1 है और यहाँ पे देखो यहाँ कहीं क्या है m2 है। ओके, सो ये सेंटर है m1 और ये सेंटर है m2 का, इसको आप ज्वाइन करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r को डबल कर दिया, कितना आ गया 2r, ये लीजिए, डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया, कितना आ गया 2r आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, पहले डिस्टेंस r था, अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2r हो जाएगा। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स न्यू हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस को जब डबल किया, ध्यान दे बच्चे क्या होता है g m1 m2, मास में तो कोई चेंज नहीं किया, तो m1 m2 मास है अपॉन में r का स्क्वायर, लेकिन r की जगह क्या रखोगे 2r। ध्यान दो यहाँ पे r का स्क्वायर होता था, r की जगह हम क्या रखेंगे 2r। लो नीचे r का स्क्वायर होता था, लेकिन अब r क्या होता है डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2r का स्क्वायर कर देंगे, ये लीजिए। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बच्चे ध्यान दो, यहाँ से क्या हो जाएगा g m1 m2 अपॉन में Gm1 m2 अपॉन में, अब देखो इतना पता होना चाहिए आपको बच्चों कि ये जो स्क्वायर है ये 2 को भी मिलेगा r को भी मिलेगा। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 × 2 4, और r का स्क्वायर, ये स्क्वायर r को मिलेगा, r का स्क्वायर हो जाएगा r², ये लीजिए। ठीक, सो अब यहां से आप क्या करोगे बच्चों, ध्यान दें, बहुत ध्यान से ध्यान चेक करें, अपॉन में जो 4 है इसको आप कैसे लिख सकते हो 1/4, ये लीजिए, अपॉन में जो 4 है 1/4, और बचा क्या Gm1 m2 अपॉन में r², Gm1 m2 अपॉन में r², ये लीजिए। क्या दिक्कत है, इसको ब्रैकेट में रख लो, कोई पूछेगा ये 1/4 कहां से आ गया, तो बोल देना Gm1 m2 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा Gm1 m2 अपॉन में 4 बच जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहां से देखो जरा, ये वाला 1/4 तो ऐसे ही रहेगा, और Gm1 m2 अपॉन r² की जगह आप क्या रखोगे f, जो फोर्स पहले था, तो 1/4 × f आ गया। यानी कि बच्चों आप न्यू फोर्स निकाल रहे थे, और ये जो न्यू फोर्स है ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया आपका 1/4 × f। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस को डबल करने से न्यू फोर्स कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है, न्यू फोर्स इज 1/4 ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है, सो डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स विल बिकम 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। ओके, ठीक, ये हो गया। अब इसी तरीके से डिस्टेंस को ट्रिपल करना है, एंड ट्रिपल करने पे क्या होता है, मतलब पार्ट 2 में उसने दो क्वेश्चन पूछे हैं, डिस्टेंस डबल करने से फोर्स क्या हो गया 1/4, अब डिस्टेंस ट्रिपल करने से क्या होता है आइए देखते हैं। ठीक, सो कुछ नहीं करना है आपको, डायग्राम बनाना है। ये देखिए इसका मास m1 है, और ये मास क्या हो गया m2 हो गया, मासेस को नहीं चेंज किया गया है, और डिस्टेंस जो है सेंटर की कितनी कर दी गई ट्रिपल कर दी गई। ये लीजिए r का ट्रिपल करो 3r हो जाएगा, तो इस बार डिस्टेंस क्या हो गया 3r हो गया। सो यहां से f न्यू जब निकालेंगे हम लोग, सो क्या आ जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r², इस बार r की जगह हम क्या रखेंगे 3r, जैसे 2r रखा था पिछली बार वैसे ही 3r का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा आपके पास G m1 m2 अपॉन में, अब देखिए बच्चों ये जो स्क्वायर है 3 को भी मिलेगा, r को, 3 का स्क्वायर 3 2 6 मत कर देना, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 × 3 9। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 9, और इंटू में r का स्क्वायर क्या होता है r²। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा f न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा G ओके m1 m2 अपॉन में, अच्छा एक चीज और थोड़ा ध्यान दो, f न्यू कितना हो जाएगा ध्यान दो बच्चों, जो अपॉन में क्या लिखा है 9, इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ से 1/9, सो 1/9 और G
m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये लीजिए। ठीक, अब ये वाला 1/9 तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि 1/9 और इनटू में जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या चीज़ है, ये आपका f है। सो अब न्यू फोर्स कितना हो गया, न्यू फोर्स 1/9 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि जितना फोर्स पहले था उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा। सो डिस्टेंस को ट्रिपल करने में फोर्स विल बिकम 1/9 टाइम्स, फोर्स विल बिकम force will become 1/9 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। ओके स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। अब इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट करते हैं। कह रहा है इफ द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया। पार्ट वन में किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर रहा था, अभी क्या कर रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर रहा है। सो पार्ट थ्री देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, बस मासेस को डबल किया है। ठीक, तो m1 कितना हो जाएगा, m1 को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। अब ये 2m1 हो गया, लो मास डबल हो गया, फर्स्ट बॉडी का मास भी डबल हो गया और सेकंड बॉडी का मास पहले m2 था, अब हो जाएगा 2 टाइम्स m2, ये लीजिए, दोनों बॉडी का मास डबल हो गया। लेकिन डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं किया गया है, उसने कुछ बोला नहीं है डिस्टेंस के बारे में थर्ड पार्ट में, इसलिए डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। दिखने में ज्यादा लग रहा होगा वो अलग बात है। ठीक, डिस्टेंस अभी भी कितना है, r है। अब देखो बच्चों यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, F इज इक्वल्स टू F न्यू, यानी कि जो न्यू फोर्स है कितना हो जाएगा, यहां से देखिए F न्यू कितना हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। m1 सुन लो ध्यान से, m1 की जगह कितना रखोगे 2m1, अरे भाई फर्स्ट बॉडी का मास कितना है 2m1, सो g इंटू m1 की जगह 2m1, m2 की जगह 2m2। ठीक, अपॉन में r का स्क्वायर, ये लो क्या दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करिए तो बच्चों ये दोनों नंबर 2 2 सा कितना हो जाएगा 4, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में 4 आ गया बाहर, बचा क्या जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, तो बचा क्या जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, ये बच गया, चेक कर लो भाई, 2 2 सा कितना हो गया 4, पहले लिख लिया, बचा क्या जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, ये पूरा जो है इसको ब्रैकेट में रखेंगे और ये 4 इंटू ये जो पूरा ये क्या है f है, जितना फोर्स पहले लग रहा था, यानी कि अब जो न्यू फोर्स है वो क्या हो रहा है 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन, यानी कि जितना फोर्स पहले था उसका क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल देन फोर्स विल बिकम 4 टाइम। ओके, सो फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर दो बॉडीज हैं, दोनों के पास मास है, तो दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशन फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, ये बात हमने पढ़ रखी है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट, वैसे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत सारे फिनोमेना को, नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है, बट कुछ फिनोमेना हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाए तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे चूज करके लेके आया हूँ क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, ये आपकी मैंने एसचांद बुक से ही सॉल्यूशन लिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपके सिलेबस में जो है वहीं तक हम लिमिटेड रह के इन सब चीज़ों को सीखें। ओके, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज दैट इट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये सन है, ठीक, और सन के चारों तरफ ये डिफरेंट प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में इस तरीके से चक्कर लगा रहे हैं। तो होता क्या है मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 में हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। ठीक है ना, तो मोटी मोटी बात समझिए, ये सन है, ओके, और सन के चारों तरफ किसी एक प्लैनेट को ले लो, ये इस तरीके से क्यों घूम रहा है पता है, देखो कोई भी बॉडी तभी सर्कुलर मोशन करेगी जब इसके ऊपर एक सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। आई रिपीट, कोई भी बॉडी तभी सर्कुलर मोशन कर रही होगी जब इस बॉडी के ऊपर कोई सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, एक फोर्स होता है जो सेंटर की तरफ लगता है, जो कि इसको लगातार सर्कुलर मोशन कराता रहता है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी कैसे जाना चाहती है, टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होगे मोशन वाले चैप्टर के। देखिए ये बॉडी टेंजेंशियली जाना चाहती है ऐसे, लेकिन इसको कौन पकड़ के रखता है अंदर, एफसी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स। ठीक, ये सेंटर की तरफ लगता है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। मतलब इस पूरे सिस्टम में कोई ऐसा फोर्स होगा जो सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी कर रहा होगा। पता है वो फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर, फिर से सुन लो, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स तो होता नहीं है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। यानी कि इसी सिस्टम में कोई फोर्स ऐसा होगा जो फोर्स किसकी ड्यूटी कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की। सॉरी, जो फोर्स किसकी ड्यूटी कर रहा होगा,
सेंटीपिटल फोर्स की। फिर से सुन लो, सर्कुलर मोशन करने के लिए एफसी यानी कि सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, ये सिस्टम में ही अगर कोई फोर्स अवेलेबल होता है तो वही फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा होता है। तो यहां पर देखिए, सन एक ग्रेविटेशनल फोर्स से इस प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा ऐसे, है ना। तो यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही किसकी ड्यूटी कर रहा है, एफसी की। जो एफ जी है, एफ जी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही क्या कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स की ड्यूटी निभा रहा है, बस। तो इस तरीके से जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं सोलर सिस्टम में, ठीक है। तो सोलर सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो इंपॉर्टेंट है, ये सोलर सिस्टम के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। इसके अलावा द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अर्थ है और इसके चारों तरफ मून, भी इसी कॉन्सेप्ट से मून जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ अर्थ के चारों तरफ मून, ये देखिए ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ है और ये मून है। मून इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा। और ये सेंटीपिटल फोर्स किसके ऊपर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स? जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद एंड द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब इसका भी कॉन्सेप्ट यही है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की चारों तरफ घूमती रहती हैं उस पर भी एक सेंटीपिटल फोर्स लगता है, और वो सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, वो फोर्स होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सैटेलाइट्स के ऊपर अप्लाई करती है। क्योंकि सैटेलाइट तो ऐसे जाना चाहती है स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियली, लेकिन इसको पकड़ के लगातार सर्कुलर मोशन कौन करवाता रहता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है किसके ऊपर? सैटेलाइट के ऊपर, ठीक। इसके बाद बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स रेनफॉल को एक्सप्लेन कर सकता है। पानी क्यों नीचे आता है ना, ऊपर क्यों नहीं चली जाती पानी की बूंदें, क्यों नीचे आती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। स्नोफॉल क्यों होता है? फ्लो ऑफ रिवर, रिवर में पानी क्यों फ्लो करता है? ऑब्वियसली वो किसी हाइट से आ रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपना एक फ्लो बना लेता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके बाद आप एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों, ये वाला पॉइंट एक एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या? कि ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट एंड कीप्स अस ऑन द ग्राउंड। बच्चों वेट क्या होता है किसी बॉडी का? मेरा क्या वेट होगा बताओ? तो मेरा वेट वो फोर्स होगा जिस फोर्स से अर्थ मुझे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। बताया ना आपको वेट क्या होता है? वेट उस बॉडी पे लगने वाला वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिस ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक। तो मैं इस अर्थ पे इसीलिए खड़ा हुआ हूं, या कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे इसीलिए रहता है अर्थ के सरफेस पे। हम उड़ क्यों नहीं रहे? हम इसीलिए रहते हैं। आप, ये बड़ी कॉमन सी बात है, आपको पता है, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स ने हमको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, वही हमारा वेट है, ठीक। तो यही बात यहां लिखी हुई है, पढ़ लीजिए। ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कीप्स अस ऑन द ग्राउंड, ठीक। इसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिखना चाहिए, जो टाइड्स आते हैं समुद्र में, आपने देखा है सी में जो टाइड्स आते हैं, ठीक है, पानी ऊपर उठता है, फिर कुछ समय के बाद वो नीचे जाता है, पानी का लेवल राइज हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन और मून अर्थ के ऊपर एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होते हैं। अब अर्थ के ऊपर क्या है? मोस्ट ऑफ द अर्थ का पार्ट क्या है? पानी से भरा हुआ है, आपको पता है, ठीक है। तो पानी के पास भी तो मास है, तो उस मास के ऊपर क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। किसके द्वारा? सन और मून के द्वारा, जिसकी वजह से टाइड्स आते हैं, यानी कि वाटर राइज करता है, ठीक है। जब उसके ऊपर अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वाटर राइज करता है, क्योंकि आपको पता है सन और मून और अर्थ के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो लगातार आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू भी थोड़ी इधर उधर चेंज होती रहती होगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो राइज करता है और डाउन करता है। ज़्यादा आपको उसको डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है एग्जाम में, द टाइड्स इन द सी फॉर्म बाय राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द वाटर लेवल इन द सी are due to the gravitational force of attraction which the moon and the sun exerts on the water surface in the sea. Okay students, ये देखिए ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ का एक सरफेस है और ये पानी है यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए सन होगा कहीं पे, ये मून होगा, ये कर रहे हैं, इस पानी के पास बहुत ज़्यादा मास है ये, तो इसको ऐसा अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से राइज अप हो जाता है। और जब इस ग्रेविटेशनल फोर्स में थोड़ा सा चेंजेस आते होंगे तो वापस इसका लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो उतने डिटेल में हमें नहीं जाना है, वो सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बस अभी आपको यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपॉर्टेंस 2-4 पॉइंट यहाँ पे आपको लिख देने, जिससे आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आप नोट कर लीजिए, जो पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप लर्न कर लो। मेरे ख्याल से तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 2 मार्कर क्वेश्चन होगा, तो कम से कम 4 पॉइंट तो आप लिखिएगा। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको बोल रहा है व्हाट इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है मैंने कई क्लासेस में आपको बताया है, तो बहुत इजी बच्चों, ये कोई बॉडी है और इसको रिलीज कर दीजिए बस किसी हाइट, ये ग्राउंड से किसी हाइट पे ले जाके इसको रिलीज कर दो, बस खत्म। ये ऐसे, यही फ्री फॉल है। तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल करती है तो उस पर कितना एक्सक्लेशन काम करता है? तो जवाब है उस पर एक्सक्लेशन काम करता है जो वो होता है स्मॉल जी, जिसको एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप बोलते हो, ठीक है। और इस जी की जो वैल्यू होती है जनरली वो क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, यहाँ से आपने इसको छोड़ दिया, ये ऐसे जाएगी, ग्राउंड पे टकराएगी, है ना, तो
इस बॉडी के ऊपर एक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता रहता है और वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेचुरल होता है, मतलब वो इंसानों के द्वारा बनाया नहीं गया है। नेचर ही इसको एस्केलेट कराती है। कितने एस्केलेशन से? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका ये मतलब है कि 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये बताता है ये। ठीक, जैसे कि जब आपने इसको फ्री फॉल किया तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी इसकी? 0 में 9.8 ऐड कर दो भाई। एस्केलेशन का क्या मतलब होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो हर एक सेकंड में इसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा, ये बता रहा है। तो इसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी आफ्टर 1 सेकंड। नेक्स्ट आफ्टर 1 सेकंड चेक करोगे तो 9.8 फिर से बढ़ जाएगी, यानी कि 9.8 प्लस 9.8 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 16 1 19, 9 प्लस 9 18 कितना हो जाएगा भाई? 9.8 प्लस 9.8, ओके 16 199 18 प्लस 1 19.6, ठीक है ना। तो एक सेकंड के बाद नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद आप चेक करोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद करोगे तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 19.6 में फिर से 9.8 आप ऐड कर लेना। यही मतलब होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो आंसर आप एग्जाम में ये लिखोगे क्या? व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने इसको छोड़ दिया ऐसे इस तरीके से फ्री फॉल, तो इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? जवाब है इसके पास मास है, अर्थ के पास भी मास है। तो दो बॉडीज के पास अगर मास है तो एक बॉडी दूसरे को और दूसरी वाली पहले को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती है, आपको पता है। तो इसके ऊपर अर्थ के द्वारा लगाया गया ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है और ये अर्थ के सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देती है। ठीक, सो व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन देन दे आर सेड टू बी इन फ्री फॉल। ओके, यहां पर याद रखना है आपको एयर रेजिस्टेंस जीरो है, याद रखिएगा, कॉपी में लिख दीजिएगा। हम एयर रेजिस्टेंस को क्या मान रहे हैं? जीरो मान रहे हैं। ओके, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी को फ्री फॉल किया वैक्यूम में, यहाँ कोई भी एयर नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर होगी अगर तो एयर के पार्टिकल इसको इसके मोशन में ऑपोजिशन देंगे, इसके मोशन को नहीं होने देंगे अच्छे से, यानी कि इस पर जितना नेचुरल एक्सक्लेशन लगना चाहिए वो नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं एयर रेजिस्टेंस कितना है? जीरो है। ठीक, तो बस escalation of free fall is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर which is constant for all the objects irrespective of their masses। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके बच्चों, देखिए ये जो जी होता है, ठीक, ये किसी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब समझो, ये देखिए ये बॉडी का मास कम है और ये बॉडी को मास को देखिए, इसका बॉडी का मास ज्यादा है। अगर हम इसको सेम हाइट से ऐसा फ्री फॉल करा रहे हैं 1 2 3 ये ऐसे, ठीक, अब मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, टूट जाएगा, रिमोट है, ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये फ्री फॉल कर रहा है बच्चों, ठीक, मास कुछ भी हो, इसका कम है इसका ज्यादा है, ये इससे बड़ी बॉडी ले आओ इससे छोटी बॉडी ले आओ, कोई भी बॉडी हो, सारे के सारे बॉडी जब फ्री फॉल करते हैं तो उनके ऊपर जो एक्सक्लेशन लगता है वो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। यानी कि दोनों बॉडी फ्री फॉल कर रही है, दोनों बॉडी के एक सेकंड के बाद अगर आप वेलोसिटी चेक करोगे तो उसमें 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट मिलेगा। नेक्स्ट 1 सेकंड में दोनों की वेलोसिटी में फिर से 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जी मास पे डिपेंड नहीं करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नोट लगाइए कॉपी में, जी मास पे डिपेंड नहीं करता। छोटी बॉडी हो, बड़ी बॉडी हो, मोटी हो, पतली हो, सब पे जी कितना लगता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक और अपनी नॉलेज के लिए बच्चों कॉपी में नोट कर लीजिए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी नॉलेज के लिए नोट कर लो। ये जो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है ये नियर द इक्वेटर है, यानी कि अर्थ के इक्वेटर्स के आसपास, नियर द इक्वेटर्स ऑफ द अर्थ। ठीक, और जी की वैल्यू जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, कहां पर? नियर द पोल्स, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं अर्थ पे। ओके, सो ये अपनी नॉलेज के लिए आप नोट कर लीजिए, नियर द नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल। ओके, तो ये हो गया, नोट कर लीजिए बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट? ओके बच्चों, अब ध्यान से समझो। देखो बच्चों, ये कोई अर्थ है, कोई क्या अर्थ है? अर्थ है, ठीक ये अर्थ है। ओके स्टूडेंट्स, और अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट मान लो इसके सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। तो अर्थ क्या कर रही होगी? सोचो, इसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिए, अर्थ जितने फोर्स से किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ध्यान सुन लो, अर्थ जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उसी फोर्स को हम बॉडी का वेट बोलते हैं। तो बॉडी का वेट क्या होता है? बॉडी का वेट भी एक तरीके का फोर्स है। यस सर, जितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, उसी को हम बॉडी का क्या बोलते हैं? वेट। यानी कि जितने फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, कितने फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से, आपको पता है, ठीक। तो जितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वही ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडी का वेट होता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का दूसरा नाम क्या है? बॉडी का वेट है। कह रहा व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड an object? Okay, so the answer is gravitational force between the earth and an object is known as the weight of the body. Okay बच्चों,
अब सुनो, क्लास 11th में वेट का डेफिनेशन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, वो हम 11th में देखेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू क्लास 9th में ये डेफिनेशन सही है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है, कह रहा है अमित बायस फ्यू ग्राम ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हीज फ्रेंड। ठीक है, अब सुनो जरा, यहाँ पे हम अर्थ बना लेते हैं। ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक है बच्चों, और ये अर्थ के आपके पोल हैं, आपके नॉर्थ पोल है ना, और नीचे आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल्स, नॉर्थ पोल्स नहीं, नॉर्थ पोल। ओके, नॉर्थ पोल, ये जोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर बच्चों क्या है, साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल, और ये इक्वेटर है, यहाँ पे इक्वेटर का आसपास है, ये इक्वेटर है। ठीक, अब सुनो ध्यान से, क्या होता है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा अमित बायस फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक, सो तो अमित कुछ, भाई अमित के फ्रेंड ने बोला कि भाई मेरे लिए ना कुछ गोल्ड लेना। अमित कहाँ रहता है, यहाँ पोल्स के आसपास, यहाँ अमित रहता है। यहाँ अमित बेचारे ने क्या किया, कुछ गोल्ड परचेस किया यहाँ पर। ठीक, अब अमित गोल्ड लेके आएगा, इसका फ्रेंड यहाँ पे रहता है इक्वेटर्स के आसपास। ठीक, इसका फ्रेंड यहाँ पे रहता है। ठीक, अब ये क्या आएगा, वाया एयर या जैसे भी आए, ठीक है, वाया एयर प्लेन पकड़ के बेचारा आया अपने दोस्त के घर। ठीक है, एक तो लिया भी, ऊपर से भी देखो क्या होगा, यहाँ से गोल्ड लेके आया अपने दोस्त के पास। ठीक, कौन, अमित। अमित ने यहाँ पे क्या किया, गोल्ड खरीदा शॉपकीपर से, यहाँ पे कोई गोल्ड की शॉप होगी नियर द पोल, यहाँ से खरीदा, एरोप्लेन से उड़ता हुआ आया, ये मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखा, अपने दोस्त के पास, दोस्त के घर में आया, दोस्त को गोल्ड दिखाया। अब आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट अ इक्वेटर। ठीक है, तो उसका दोस्त इक्वेटर पे रहता था, अमित ने गोल्ड को अपने फ्रेंड को दिया जो इक्वेटर पे रहता था। ठीक है, विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। ठीक, तो क्या इसका जो दोस्त है वो अमित जो गोल्ड इसको दे रहा है, क्या उसके साथ एग्री रहेगा? मतलब गोल्ड की जो वेट है वो क्या कम या ज़्यादा हो रहा है, मतलब इसने इसको खरीदने के लिए कुछ बोला, इसको मिल कुछ और है। आइए जरा देखते हैं, ध्यान से समझो, एक हिंट दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ जी, जी मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन एट द पोल्स एट देन द इक्वेटर। ओके स्टूडेंट्स, देखो इतना तो आप लोगों को भी पता है क्या, कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पोल पे होती है, ठीक है, पोल पे जी की वैल्यू कितनी होती है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता है सुन ले। ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू उसने नहीं दी है, बट मैं आपको बता दूं कि पोल पर जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द पोल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर भी लगभग साउथ पोल पे भी कितनी होगी, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, और इक्वेटर्स के आसपास कितना होता है जी का वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना होता है इक्वेटर्स के आसपास, जी इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये चीज़ हो गई। अब देखो बच्चों, एक सीधी साफ बात मैं आपको बताता हूँ, क्या कि जब अमित का दोस्त यहाँ शॉप से गोल्ड ले रहा होगा तो जो वेइंग मशीन होती है वो उसका वेट बताती है। वेइंग मशीन क्या बताती है, उसका वेट बताती है। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है, मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। W का मतलब वेट, m इंटू जी, m का मतलब मास, g का मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सोचो जरा, मान लो उसने क्या, मान लो उसने m ग्राम गोल्ड खरीदा था, किसने, अमित ने। लेट अस अज्यूम अमित, लेट अस से दैट अमित बायस m ग्राम गोल्ड। कितना, m ग्राम या m किलोग्राम लिख लो, उसने हालांकि ग्राम बोला है, बट ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वेट न्यूटन में आ रहा होगा। ठीक है, आप समझ लेना, वो सब यूनिट नहीं हम चेंज कर रहे हैं, बस हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं। लेट अस से अमित बायस m ग्राम गोल्ड, m ग्राम गोल्ड नियर द पोल। ठीक है, पोल के आसपास उसने किसी शॉप से m ग्राम गोल्ड खरीदा, m की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ ना कुछ होगा, 10 ग्राम 25 ग्राम कुछ ना कुछ होगा। ठीक, अब सुनो, तो जो वेट होगा किसका, वेट ऑफ गोल्ड नियर द पोल, WP का मतलब वेट ऑफ द गोल्ड नियर द पोल, कितना होगा, m इंटू जी, जी कितना है पोल के आसपास, 10 है। ठीक, सो वेट होगा कितना, 10 m, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वेट ऑफ द सेम गोल्ड, जो गोल्ड था उसका सेम वेट इक्वेटर्स पे, वेट ऑफ द गोल्ड एट इक्वेटर, ये कितना होगा, मास तो उतना ही रहेगा, मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर उतना ही है, इनटू जी की वैल्यू अब हम क्या रखेंगे, m इंटू जी, जी की वैल्यू इक्वेटर्स के आसपास 9.8, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, 9.8 m। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या देख रहे हो, वेट कहाँ पे ज़्यादा है, वेट पोल पे ज़्यादा है। ठीक है ना, सो वेट एट पोल कितना आ रहा है, 10 m न्यूटन्स। ठीक है ना, 10 m न्यूटन्स।
ठीक। और इक्वेटर्स के आसपास कितना आ रहा है 9.8 एम न्यूटन, ठीक है ना। एम तो भाई दोनों में कांस्टेंट है ना, सेम है, ठीक है ना। तो जहां पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो वेट ऑन इक्वेटर इज लेस देन वेट ऑन पोल। ओके, तो अमित का दोस्त कहाँ रहता है, इक्वेटर पे, तो अमित का दोस्त क्या एग्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि अमित का दोस्त भी क्या करेगा, वहां पे वेइंग मशीन होगी, वो मेजर करेगा वहां पे, ठीक है। और अमित का दोस्त बोलेगा भाई मैंने तो तुमसे 10 एम न्यूटन लाने के लिए बोला था, ठीक, तुम लेके कितना आए हो 9.8। तो इसलिए अमित का जो दोस्त है वो अमित से एग्री नहीं होगा, ठीक है। अमित के दोस्त को लगेगा कि भाई कुछ तो घोटाला है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। पता है क्यों, क्योंकि मास तो सेम है ना, मास जितना वो लेके वहां से आया था उतना ही यहां पे मिला है। हालांकि अमित के फ्रेंड को ऐसा लगेगा भैया मेरे पैसे मर गए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, जब अमित का फ्रेंड गोल्ड लेके कहां पे आएगा, इक्वेटर्स के आसपास अपने दोस्त के पास, तो उसका दोस्त उससे एग्री नहीं होगा, क्योंकि देखो वेट उसी गोल्ड का, सेम गोल्ड का जो वहां से लेके कहां पे आ रहा है, इक्वेटर पे, ठीक है ना, पोल से इक्वेटर पे लेके आ रहा है, सेम गोल्ड का वेट अब लेस आ रहा है, वेट ऑफ द सेम गोल्ड इज लेस देन वेट ऑफ द सेम गोल्ड एट द पोल। इक्वेटर पे जो वेट है वो पोल से क्या है, लेस है। तो हेंस अमित फ्रेंड, उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि विल द फ्रेंड एग्री विद द वेट ऑफ द बॉट गोल्ड बॉट, नो नो ही विल नॉट एग्री, ठीक है, नो ही विल नॉट एग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, ही विल नॉट एग्री विद अमित, अमित के साथ उसका दोस्त सहमत नहीं होगा, उसको लगेगा भाई अमित ने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, मुझे कम गोल्ड मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी में मैं आपको एक बात बता दूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, पता है जी की वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक, तो 10 और 9.8 लेके आप ना करो, तभी ज़्यादा सही है। तो कैसे करो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है, क्योंकि जी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है। तो अब आप करोगे क्या, ध्यान से चेक करो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक। मान लो कि नियर द पोल एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, जीपी है, ठीक, कितना है जी, और नीचे छोटा सा पी, मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द पोल। और यहाँ पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द एक्वेटर्स में कितना है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीई, जीई, और यहाँ पे भी कितना है, जीपी है, ठीक। जीपी का मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द पोल, और जीई का मतलब एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द इक्वेटर्स। ओके, सो क्योंकि पता है जैसा क्वेश्चन में दिया ना उसके अकॉर्डिंगली आप करोगे। क्वेश्चन में उसने बोला कि द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर देन द पोल्स, तो हमने वैल्यू ऑफ द जी पोल्स पे कितना माना, जीपी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने आपसे क्या बोला है, जीपी इज ग्रेटर देन, यानी कि पोल्स पे जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ग्रेटर किससे, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द इक्वेटर्स, जीई से बड़ा है, जीपी जीई से क्या है, बड़ा है। ये बात क्वेश्चन में आपको बोल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से, एक काम करते हैं क्या, ये जो इनइक्वालिटी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें हम क्या करते हैं, मास से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। कौन से मास से, कौन से मास से, जो मास गोल्ड का था, ठीक है, गोल्ड का मास कितना खरीद के लेके आ रहा था वो m, सो मल्टीप्लाइंग बाय m ऑन बोथ साइड, ठीक, मल्टीप्लाइंग बाय m बोथ साइड, ठीक। किसी इनइक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी इक्वेशन तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, है ना, किसी इनइक्वालिटी में अगर आप बोथ साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुन लो, m क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है भाई, मास हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो मास से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, ये देखो क्या लिखा था आपके पास, जीपी, और यहाँ क्या लिखा था, जीई, ये जीपी इज ग्रेटर देन जीई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मास से लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया m इंटू जीपी हो जाएगा, और मास से राइट में मल्टीप्लाई किया m इंटू जीई हो जाएगा। अब बताओ मास इंटू जी क्या होता है, मास इंटू जी क्या होता है, मास इंटू जी क्या होता है, वेट। तो मास इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल, m इंटू जी क्या जाएगा, वेट, लेकिन कौन सा वेट, पोल पे। सो वेट नियर द पोल इज ग्रेटर देन m इंटू जीई, यानी कि मास ऑफ द गोल्ड इंटू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द इक्वेटर, सो वेट ऑन द इक्वेटर। लो फिर से वही आंसर आ गया, क्या कि जो वेट है वो पोल पे ज़्यादा था और इक्वेटर पे लेस था। तो जैसे ही वो सेम वेट वाला गोल्ड पोल से इक्वेटर पे अपने दोस्त के पास लेके आएगा, उसका दोस्त एग्री नहीं करेगा, कहेगा भैया तुमने तो हमको लेस दिया है, देखो वेट ऑफ द गोल्ड नियर द इक्वेटर इज लेस देन वेट ऑफ द गोल्ड नियर द पोल। तो उसका दोस्त उसके साथ एग्री नहीं करेगा, उसके दोस्त को लगेगा कि उसका फ्रेंड उसके साथ, अमित उसके साथ चीट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करके एग्जाम में दिखा सकते हो, इतने में ही क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।